बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 15 है। सेकंड चैप्टर हमने स्टार्ट करना है बेटा, जिसका नाम है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, यानी कि जानदारों के जिस्मों में पाए जाने वाले मॉलिक्यूल्स। और जो बेटा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री की बेटा सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे। बायोकेमिस्ट्री, बायो और केमिस्ट्री, ये बेटा असल में केमिस्ट्री और बायोलॉजी दोनों का जो बेटा वो कॉम्बिनेशन है बेटा। केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं केमिकल सब्सटेंसेस, केमिकल कंपाउंड्स या एलिमेंट्स और केमिकल रिएक्शन को, और बायोलॉजी में हम जानदारों का मुताला करते हैं। लेकिन जो बायोकेमिस्ट्री है बेटा, इसके अंदर हम केमिकल कंपोनेंट्स, केमिकल जो अज्जा हैं जानदारों के, जिन जिन चीज़ों से जो जानदार बने हुए हैं, और केमिकल प्रोसेसेस या केमिकल रिएक्शंस जो जानदारों के जिस्मों में वकूअ पज़ीर हो रहे होते हैं, उनको मुताला करते हैं। इतना पार्ट जो है बेटा वो केमिस्ट्री से रिलेटेड है। केमिस्ट्री में हम ये केमिकल कंपोनेंट्स और केमिकल प्रोसेसेस या केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं। अगर हम ये वाली चीज़ें जानदारों की पढ़ें तो ये हमारी बन जाएगी बेटा ब्रांच बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, also it is also the branch of chemistry which deals with the chemical components and chemical reactions or chemical processes which are taking place within living organisms। जी बेटा नेक्स्ट इसकी इंपॉर्टेंस देख लेते हैं कि बायोकेमिस्ट्री को पढ़ना ज़रूरी क्यों है बेटा। जानदारों के जितने भी स्ट्रक्चर हैं बेटा, जितनी भी साख्तें हैं, जितने भी जो बेटा जिस्म के हिस्से हैं, सारे के सारे बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन रखते हैं। मतलब सारे जो जिस्म के हिस्से हैं वो केमिकल से मिलकर बने होते हैं, केमिकल कंपाउंड से मिलकर बने होते हैं। तो इस वजह से बेटा सारे जो स्ट्रक्चर हैं उनकी इंटरनल जो है बेटा बनावट, एनाटॉमी, वो हमें पढ़ने के लिए बायोकेमिस्ट्री जो है बेटा उसके बारे में इल्म होना हमारा ज़रूरी है। इसी तरह बेटा फिजियोलॉजी, फंक्शंस का मुताला। तो जानदारों के जिस्म के अंदर मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शंस होते हैं, मुख्तलिफ प्रोसेसेस होते हैं, मुख्तलिफ फंक्शन परफॉर्म करते हैं जानदार, जिनमें केमिकल रिएक्शन हिस्सा लेते हैं। उनका मुताला करने के लिए भी बायोकेमिस्ट्री ज़रूरी है। जैसे बेटा फोटोसिंथेसिस, ये केमिकल रिएक्शन की एक पूरी सीरीज़ है जिसके दौरान कार्बन डाइऑक्साइड और पानी सनलाइट की मदद से और क्लोरोफिल की मदद से उससे जो है बेटा कार्बोहाइड्रेट तैयार किए जाते हैं। बहुत ज़्यादा केमिकल रिएक्शन होते हैं तो तब जो है बेटा ये खुराक तैयार होती है पौधों के जिस्म में। तो ये फोटोसिंथेसिस का अमल समझने के लिए केमिकल रिएक्शन का मुताला ज़रूरी है, और केमिकल रिएक्शन जो होंगे बेटा वो हम बायोकेमिस्ट्री की मदद से ही हमें समझ लगेंगे। इस तरह जो बेटा मसल कंट्रैक्शन, जानवरों के जिस्म में जो मसल होते हैं वो सिकुड़ते हैं, और वो सिकुड़ने के दौरान भी कई जो है बेटा वो प्रोसेसेस जो है वो हिस्सा लेते हैं, जिनमें केमिकल जो है वो हिस्सा लेते हैं। जैसे कि कैल्शियम के आयन जो हैं बेटा वो बाइंड करते हैं बेटा प्रोटीन्स के साथ, फिर मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन समझने के लिए भी हमें बेटा बायोकेमिस्ट्री की जो ज़रूरत है। इसी तरह बेटा रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन में जो कार्बोहाइड्रेट या दूसरे जो बेटा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं उनकी ऑक्सीडेशन की जाती है, उनको तोड़ा जाता है और फिर एनर्जी हासिल होती है। तो ये भी जो बेटा केमिकल रिएक्शन का ही मजमूआ है। डाइजेशन, खुराक हम हजम करते हैं, जब हम खुराक लेते हैं तो वो कार्बोहाइड्रेट की शक्ल में होती है, और जब हम उसको या प्रोटीन की शक्ल में होती है या लिपिड की शक्ल में होती है। जब हमने उसकी डाइजेशन करनी है, उसको हजम करना है, तो ये जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल हैं इनको तोड़कर छोटे मॉलिक्यूल जैसे कि ग्लूकोज हैं, फैटी एसिड हैं, ग्लिसरॉल हैं, अमीनो एसिड हैं, इनमें तब्दील करना होता है। तो ये प्रोसेस भी समझने के लिए हमें बायोकेमिस्ट्री की ज़रूरत है। इस तरह जो बेटा जिस्म बना हुआ है जिस तरह का भी जानदार का, उसकी बनावट समझने के लिए भी, और जिस्म के अंदर जानदार के जिस्म के अंदर जो प्रोसेसेस हैं, फंक्शन परफॉर्म हो रहे हैं, उन फंक्शन को समझने के लिए भी बायोकेमिस्ट्री की ज़रूरत है। जी बेटा जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं या बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं, जानदारों के जिस्म में पाए जाने वाले जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं बेटा, वो नेचर के लिहाज से दो तरह के हैं, ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और इनऑर्गेनिक। साइज़ के लिहाज से भी इसकी और टाइप्स हैं बेटा, या दूसरी भी इसकी इकसाम है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का वैसे लफ्जी मतलब होता है जानदारों के मतलब बेटा, ये पुरानी जो है बेटा वो नेमिंग है जिसमें साइंसदानों ने वो वाले जो कंपाउंड जो उनका ख्याल था सिर्फ जानदारों के जिस्म में पाए जाते हैं और इंसान उनको खुद नहीं बना सकते, उनको ऑर्गेनिक कह दिया था। लेकिन अब जो है बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबॉर्ट्री में भी तैयार कर लिया जाता है, लेकिन ये पुरानी नेमिंग है ना। ऑर्गेनिक का लफ्ज़ी मतलब जानदारों के बारे में। तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बेटा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, ये सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में आते हैं।
इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बेटा इसमें वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, एसिड्स, बेसिस और साल्ट, ये सारे इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में आते हैं। ये वो वाले सारे मॉलिक्यूल हैं बेटा जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों इकट्ठे नहीं होते, या तो कार्बन होगी या हाइड्रोजन होगी या फिर इन दोनों में से कोई भी नहीं होगा, तो ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। अगर किसी जो बेटा कंपाउंड के अंदर या मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है तो उसको हम कहते हैं ये क्या है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तो हर तरह का जो जानदार है बेटा, हर तरह के जानदार में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल भी पाए जाते हैं और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल भी पाए जाते हैं। जी बेटा, अब ये तो हो गया बायोमॉलिक्यूल के बारे में, केमिकल कंपोनेंट के बारे में। अब हम डिस्कस करते हैं बेटा केमिकल रिएक्शन के बारे में। All the chemical reactions taking place within the living cells या occurring in the living cells are collectively called metabolism। एक जानदार के जिस्म के अंदर या जानदारों के जो सेल्स हैं उस सेल्स के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शन वकूअ पज़ीर हो रहे होते हैं, सारे केमिकल रिएक्शन को मुश्तरका तौर पर उस सेल का मेटाबॉलिज्म या जानदार का मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। जी बेटा, मेटाबॉलिज्म जो सारे केमिकल रिएक्शन है उन केमिकल रिएक्शन को हम जो बेटा दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 एनाबॉलिज्म और नंबर 2 कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म बेटा वो वाले केमिकल रिएक्शन जिनमें सिंपलर सब्सटेंसेस, सादा अशिया, छोटे छोटे जो बेटा एलिमेंट या कंपाउंड वो आपस में कंबाइन होते हैं, जुड़ते हैं और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बना देते हैं। मिसाल के तौर पर बेटा कार्बन डाइऑक्साइड और पानी ये आपस में मिलें और उससे C6H12O6 ये बन जाए। छोटे मॉलिक्यूल यानी कि सिंपलर, स्मॉलर या सिंपलर, इन मॉलिक्यूल के मिलने से इनकी निस्बत लार्जर, बड़ा या फिर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बन जाए तो ये कहलाएगा बेटा, ये क्या है, एनाबॉलिज्म है, एनाबॉलिक रिएक्शन है ये बेटा। इसी तरह अगर जो बेटा कैटाबॉलिज्म की मिसाल दें हम तो कैटाबॉलिज्म में क्या होगा, एक बड़ा मॉलिक्यूल वो टूटेगा और छोटे मॉलिक्यूल जो है बेटा छोटे सब्सटेंसेस बना देगा। जैसे ग्लूकोज ये बड़ा मॉलिक्यूल है, दो छोटे मॉलिक्यूल में टूट रहा है, एक मॉलिक्यूल से दो मॉलिक्यूल बन रहे हैं, तो ये है बेटा कैटाबॉलिज्म। 2 से 1 बने तो ये क्या है, एनाबॉलिज्म। और अगर 1 से टूटकर ये 2 बन जाए, 1 के टूटने से 2 बन जाए तो ये है बेटा कैटाबॉलिज्म। नॉर्मली बेटा एनाबॉलिज्म जो है बेटा, एनाबॉलिक जो रिएक्शंस हैं वो करवाने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। मतलब हमने जो बेटा एनाबॉलिज्म में ये 2 चीज़ों को जोड़ना है, इन दोनों को जोड़ना है तो हमें एनर्जी चाहिए होगी। जैसे ये पौधों में फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन होता है, पौधे क्या करते हैं बेटा, सूरज की रोशनी से एनर्जी लेते हैं और फिर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को आपस में जोड़ते हैं, इनके दरमियान में नए बॉन्ड्स बनाते हैं, नए जोड़ बनाते हैं, उसके लिए एनर्जी चाहिए। और जो कैटाबॉलिज्म है बेटा, कैटाबॉलिक जो रिएक्शंस हैं ये जब होते हैं तो एनर्जी आमतौर पर खारिज होती है, एनर्जी चाहिए नहीं होती बल्कि एनर्जी निकलती है। जैसे पौधों ने तो ये खुराक बना दी, अब पौधे खुद भी जब ये खुराक इस्तेमाल करेंगे या हम अगर ये खुराक खाते हैं और हम जो बेटा ये इस खुराक को इस्तेमाल करेंगे, कैसे इस्तेमाल करेंगे, ये हमने खुराक खाई है, फिर कोई ग्लूकोज खाई है, हमारा जिस्म क्या करेगा, इसको तोड़ेगा और जब तोड़ेगा तो इससे एनर्जी निकलेगी, वो वाली एनर्जी जो पौधों ने इस्तेमाल की थी, सूरज की रोशनी की एनर्जी, और ये बनाया था। तो पौधों ने सूरज की रोशनी की जो एनर्जी है उसकी मदद से इनको जोड़ा, ये कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बन गया। अब इसमें ये वाली एनर्जी स्टोर हो गई, जमा हो गई। जब हम जो बेटा या खुद पौधे भी जब रेस्पिरेशन करते हैं, जब इस खुराक को तोड़ते हैं तो एनर्जी, उतनी ही एनर्जी बाहर खारिज होती है जिसको हम मुख्तलिफ कामों में इस्तेमाल करते हैं। जी बेटा, अब अगर हम बात करें, इससे हमें ये आइडिया हो रहा है कि एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म ये दोनों एक दूसरे से लिंक्ड होंगे। जो जानदार हैं बेटा उनके जिस्म में कैटाबॉलिक रिएक्शंस और एनाबॉलिक रिएक्शंस ये चल रहे होते हैं हैंड इन हैंड, दीज आर गोइंग हैंड इन हैंड, साथ ही साथ जो है बेटा सिमल्टेनियसली वकूअ पज़ीर हो रहे होते हैं। लगातार जो है बेटा जानदार के जिस्म के अंदर कुछ कंपाउंड टूट रहे होते हैं और कुछ कंपाउंड जुड़ रहे होते हैं।
और एक जानदार अपने माहौल से वो सारी चीज़ें लेता है जो उसके सर्वाइवल के लिए, उसकी ज़िंदगी की बका के लिए ज़रूरी हैं। और अगर जो बेटा माहौल से कोई जानदार वो वाली चीज़ें नहीं ले सकता जिसकी उसे ज़रूरत है, तो वो सर्वाइव नहीं कर सकता। तो लगातार जानदार इर्द गिर्द के माहौल से कुछ चीज़ें लेते हैं। जैसे हम खाना खाते हैं, उसके अंदर कुछ कंपाउंड होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन, मुख्तलिफ कंपाउंड होते हैं और साल्ट्स वगैरह होते हैं। हमारे जिस्म को अगर उन कार्बोहाइड्रेट, लिपिड या प्रोटीन की ज़रूरत नहीं है, तो हमारा जिस्म जो है बेटा डाइजेशन के बाद उनको सिंपलर छोटे कंपाउंड में, मॉलिक्यूल में तब्दील करने के बाद उनको फिर से जोड़ता है और वो वाले कंपाउंड तैयार कर लेता है जिन कंपाउंड की हमारे जिस्म को ज़रूरत है, जिन कंपाउंड की मदद से हमारा जो जिस्म जो है वो बनेगा, या जिन कंपाउंड को हम तोड़ेंगे एनर्जी हासिल करने के लिए। जैसे फर्ज करो हम खाते हैं बेटा स्टार्च खाते हैं, स्टार्च भी कार्बोहाइड्रेट है लेकिन उसको तोड़कर हम एनर्जी नहीं हासिल करते। स्टार्च की हम डाइजेशन करते हैं, ग्लूकोज बन जाती है, ग्लूकोज को फिर तोड़ते हैं और उससे एनर्जी हासिल करते हैं। यहाँ पर आपकी बुक में बेटा कुछ कंपोजिशन दी हुई है बैक्टीरियल सेल की और मैमेलियन सेल की। मैमल वो वाले जानवर बेटा जो जिनमें मेमोरी ग्लैंड होता है, जो जिसमें माएँ अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं। मेमोरी ग्लैंड जो दूध रिलीज करने वाले ग्लैंड है बेटा। तो केमिकल कंपोनेंट वाटर बेटा, पानी। बैक्टीरियल सेल में ये 70% होता है। मतलब अगर जो है बेटा 100 ग्राम एग्जांपल ले लेते हैं, इतना ज़्यादा तो नहीं होगा, 100 ग्राम का अगर बैक्टीरिया का जो सेल है उसमें से 70 ग्राम जो होगा बेटा वो पानी का महज होगा। इसी तरह अगर इंसान का या दूसरे जो मैमल हैं जिनमें माएँ अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, उनमें भी हर सेल जो होगा बेटा उसमें तकरीबन 70%, 70% जो है बेटा वो पानी है। 100 में से 70 जो है वो इससे पानी है और 30 इससे दूसरी चीज़ें। प्रोटीन 15% बैक्टीरिया के सेल में और 18% जो है बेटा वो मैमल के सेल पे। कार्बोहाइड्रेट 3 और 4% है ये बैक्टीरियल सेल में और मैमेलियन सेल में। लिपिड 2% बैक्टीरियल सेल में और 3% मैमेलियन सेल में। डीएनए 1% जो है बेटा बैक्टीरियल सेल में और 0.25 जो बेटा परसेंट है मैमेलियन सेल में। आरएनए 6% और 1.1% है। और डीएनए आरएनए इन दोनों को हम मुश्तरका तौर पर न्यूक्लिक एसिड्स भी कहते हैं। इस तरह दूसरे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं जैसे कि एंजाइम्स हैं, हार्मोन्स हैं और मेटाबोलाइट्स हैं। मेटाबॉलिज्म होती है तो कई बाई प्रोडक्ट्स बनती हैं। हार्मोन ये जो बेटा मैसेंजर होते हैं जो जिस्म का एक हिस्सा खारिज करता है दूसरे हिस्से पर इफेक्ट करते हैं। जैसे कि बेटा पैंक्रियाज इंसुलिन खारिज करता है और वो जिगर पर जाकर इफेक्ट करता है, तो वो हार्मोन है। एंजाइम्स है, ये असल में प्रोटीन्स ही हैं लेकिन बायोलॉजिकली एक्टिव प्रोटीन्स हैं, मुख्तलिफ केमिकल एक्शन को स्पीड अप करती हैं जो जिस्म के अंदर। तो 2% बैक्टीरियल सेल में है और 2% ही ये मैमेलियन सेल में। इस तरह जो इनऑर्गेनिक आयन है बेटा, सोडियम आयन हो गया K पॉजिटिव, पोटाशियम आयन है, इस पर +1 चार्ज होता है, पोटाशियम आयन पर +1 चार्ज है, कैल्शियम आयन +2 चार्ज, मैग्नीशियम आयन +2 चार्ज, क्लोराइड आयन -1 चार्ज है, SO4 सल्फेट आयन इस पर -2 चार्ज। ये सारे कलेक्टिवली 1% जो है वो पाए जाते हैं। जी बेटा अब नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं। अल्लाह हाफिज़।